नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में बायोलॉजी, जो कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम साइटोलॉजी को पढ़ेंगे। सेल सभी सजीव तथा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीव द्रव से बनी संरचना होती है और इस जीव द्रव में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीव को कोशिका एक समान नहीं होती। अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप तथा संख्या एक दूसरे के काफी भिन्न होते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क सेरिब्रम का ग्रेनुल कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी? यह एक कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एक आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं। अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती है। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों के दो समूहों में रखा गया है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जब जीवों के शरीर में केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये जीव आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, उन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। इन बहुकोशिकीय इन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। उदाहरण सभी दिखने वाले सजीव। विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी? यह सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उतना कोशिका की संख्या उतना ही अधिक होगी। कोशिका का विकास कार्यक्रम। जेड जेनसन तथा एच जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज 1590 में की थी। इसके साथ कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कोशिका लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कार्क पेड़ की छाल के टुकड़े से किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका का मृत कोशिका था। 1683 में ल्यूमेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। ल्यूमेनहॉक ने पहले ही तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु प्रोटोजोआ RBC कोशिका को देखा। 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य में एक गोल संरचना देखी जिनका नाम उन्होंने केंद्र नाम दिया। 1838-39 जैकब स्लाइडन तथा सवान ने कोशिका मतभाद प्रस्तुत की, जिसके बाद स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से निर्मित है। स्लाइडन तथा सवान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतभाद की प्रमुख बातें। प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिका से निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी क्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। 1839 पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्धतरल एवं देनेदार पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। पुरकिंजे के बाद वान मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज 1846 में की। रुडोल्फ विर्चोव ने यह पता लगाया कि
नए कोशिका का निर्माण सबसे पहले मौजूदा का विभाजन के फलस्वरूप होता है 1855 में। मैक्स सुलज ने कोशिका को जीव द्रव का एक पिंड बताया। उनका यह मत थ्योरी कहलाया 1861। एम नॉल ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1831 में। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफी तीव्र से गति अनुसंधान होने लगा। कोशिका की संरचना। कोशिका मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा जा सकता है, कोशिका झिल्ली। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति और जीव द्रव। कोशिका द्रव में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होते हैं। जीव द्रवीय रचनाएं, मेटाप्लाज्म। जीव द्रवीय रचनाएं, इसके अंतर्गत जीवित रचनाओं आते हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। ये रचनाएं हैं सेंट्रोसोम, अंतर्जय जलिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लौवक, गोल्गी, लाइसोसोम। मेटाप्लास्ट, ये निर्जीव रचनाएं है जिनमें न तो बढ़ने की क्षमता होती है और न ही विभाजन करने की। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत राजधानी, वसा, कण, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पित्त आदि आते हैं। कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। लगभग 5 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका का बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली अधपरागम, इसको आप ध्यान रखिएगा, या चयनात्मक परागम होती है क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन के बने थे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस झिल्ली में 2 परत प्रोटीन की तथा इनके बीच एक परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकलसन ने दिया। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य। यह कोशिका को निश्चित आकृति देता है। यह कोशिका के भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघात से बचाता है। यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर जाने के पदार्थ का नियंत्रण रखता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा सिलिया, फ्लैजिला तथा क्रोपात का निर्माण होता है। कोशिका द्वारा होने वाले परासरण विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पौधा का कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के तरह न तो जीवित झिल्ली है और न ही अधपरागम। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी भित्ति है। पौधे को कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है तथा कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति की प्रमुख कार्य। यह भित्ति पौधे के कोशिका की रचनात्मक परत है जो कोशिका के निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है, विभिन्न कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो परागम है और यह कोशिका झिल्ली को और सुरक्षा देता है। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव रंगीन, अर्ध पारदर्शक तथा अर्ध तरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% जल होता है। जल के अलावा जीव द्रव में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मुख्य है। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाओं मौजूद रहती है जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। अंतर्द्रव जलिका, यह महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है तो कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली से मिली होती है।
यह संरचना लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसको नोट डाउन कीजिए। कोशिका द्रव में ER 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ ER, राउट ER। चिकनी अंतर्जलिका, खुरदरी अंतर्जलिका। चिकनी अर्धजलिका के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि खुरदरी अंतर्जलिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव जलिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर क्लाउडे तथा फुलम ने किया, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण पोर्टन तथा कॉलमैन के द्वारा किया गया। अंतर्जलिका को वर्तमान समय में एरगैस्ट्रोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अंतर्जलिका के प्रमुख कार्य। यह अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य करती है। अंतर्जलिका के नली के तरल भाग भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव के विभिन्न हिस्सों से वितरित रहती है। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर्जलिका द्वारा किया जाता है। चिकनी अंतर्जलिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है तथा खुरदरी अंतर्जलिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अंतर्जलिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन वसा हार्मोन का संश्लेषण होता रहा है, जैसे मनुष्य का यकृत। अग्नाशय के कोशिका में अंतर्जलिका की संख्या अधिक होता है। मानव यकृत में पाए जाने वाला चिकनी अंतर्जलिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतर्जलिका के ऊपर या अकेले या गुच्छे के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटा कोशिका अंगक है। कोशिका द्रव में राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, उससे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीसोम में सभी राइबोसोम मैसेंजर RNA के धागे के समान रचना में बंधे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा RNA से मिलकर बना होता है। राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बनाता है। इसको आप नोट डाउन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S 80S। राइबोसोम 70S राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, 30S 50S। ठीक इसी तरह 80S राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, 40M 60S। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किया प्लाडे द्वारा किया गया। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया। राइबोसोम का कार्य। यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को पाना संभव नहीं है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी काय। कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरा रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। डाल्टन तथा फोलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय की संरचना में 3 भागों में बांटा। सृष्टिनी, छोटे ट्यूबुलस वेसिकल्स तथा बड़ी रसदानी। सर्वप्रथम इसकी खोज कैमिली गोल्जी ने किया। कैमिली गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिक डॉक्टर थे। उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिका में भी की। कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जलिका का वर्त उपकरण रखा था, परंतु बाद के समय में इनका नाम गोल्जी काय पड़ गया। गोल्जी काय के प्रमुख कार्य। ये अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों के पैकेजिंग संग्रह का स्त्रावण करता है। यह कोशिका का मुख्य स्त्रावण अंगक है। यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंगक के निर्माण में मदद करते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में ही होता है। लाइसोसोम
यह कोशिका द्रव के झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना है। इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है, वह बहुरूपता को दर्शाते हैं। लाइसोसोम पौधे के कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर पाए जाते हैं। लाइसोसोम थैली अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों के में इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव में उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुवेन के द्वारा की गई। डी डुवेन को इस कार्य हेतु 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लाइसोसोम के प्रमुख कार्य: यह कोशिका अंगों को टूटे फूटे भाग को पाचित कर कोशिका द्रव को साफ रखता है। यह आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करता है। यह कोशिका के विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से बचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके भीतरी झिल्ली में अनेक अंगुली जैसी उभार निकल रहता है, जैसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में घिरे जगह के मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स के राइबोसोम डीएनए, आरएनए, एमजी तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन तथा कई एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम में इसमें 70 एस प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका से कम तथा जंतु की कोशिका में काफ़ी ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। बेंडान ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य: कोशिका श्वसन की प्रक्रिया यहीं संपन्न होती है तथा श्वसन के दौरान निर्मित एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। एटीपी जमा रहने का कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। सबसे पहले किंग सावरी ने यह बताया कि कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वारवर्ग ने कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया। लवक केवल पौधे के कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं में बड़ा होता है। लवक के खास वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक तथा वर्णी लवक। हरित लवक यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में संपन्न हो जाती है। हरित लवक का मुख्यतः हरी पत्तियों में मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। सभी कोशिका के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान नहीं दिखाई पड़ते हैं। यह कोशिका 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं, जिसकी व्यास 4 से 10 ओम मीटर तथा मोटाई 3 से 4 ओम मीटर तक होती है। हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी तथा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। यह दोहरी झिल्ली पारगम होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरल युक्त गुहा स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा से महीन झिल्लीदार संरचनाओं को स्ट्रोमा लैमेन कहते हैं। स्ट्रोमा लेमेले के बीच चपटी तथा वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे थाइलोकिड कहते हैं। थाइलाकोइड प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। थाइलोकिड के समूहों को ग्रेनम कहा जाता है। थाइलोकिड नामक थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्वांटम भी कहा जाता है। हरित लवक का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के और एक स्थिर प्रकाश संश्लेषणी पौधे में ही पाया जाता है। वर्णी लवक, इसमें रंगीन लवक कहा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर
अगर हरा हरा रंग कहे तो क्लोरोप्लास्ट, रंगीन कहे तो क्रोमोप्लास्ट। अगर रंगीन दे तो क्रोमोप्लास्ट मारिएगा। अगर श्वेत श्वेत रंग श्वेत दो तो ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को पढ़ते हैं। इस रंगीन लवक कहा जाता है, जैसे कहा जाता है पौधे में हरे रंग अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के वर्णीय लवक उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णीय लवक: गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण, पपीते का पीला रंग कैरिकोजैंथिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण। फिर से इसको पढ़ते हैं। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण, पपीते का पीला रंग कैरिकोजैंथिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णीय लवक वसा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में ही पाए जाते हैं। गौरतलब है कि हरित लवक वर्णीय लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णीय लवक हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट: यह लवक पौधे के उन भागों के कोशिका में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। जड़, भूमिगत तना, आलू, प्याज में यह लवक मुख्य रूप से पाई जाती है। यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रह करती है। यह लवक कई प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च संग्रह करने वाला, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला, रेलियोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला, इलाइयोप्लास्ट वसा संग्रह करने वाला। तारकाएं: यह संरचना केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखने पर यह बेलम जैसा दिखता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम व्यवस्थित जैसे धागे जैसी संरचना होती है। इस संरचना को स्पाइरल रे कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम का नामकरण टी. बोवेरी के द्वारा किया गया। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। रसधानियाँ: रसधानी कोशिका की निर्जीव रचनाएं है। रसधानी मुख्य रूप से पौधे की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में काफी छोटे आकार की रसधानी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक अर्धपारगम झिल्ली है। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। टोनोप्लास्ट एक अर्धपारगम झिल्ली है। टोनोप्लास्ट एक अर्धपारगम झिल्ली है। पौधों की रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधे की कोशिका में जीव द्रव का निर्माण करता है। रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों की रसधानी संकुचनशील होती है और यह रसधानी शरीर से अवशिष्ट तरल पदार्थ का संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाओं का पता जीव वैज्ञानिक ने लगाया जो इस प्रकार है। स्फीरोसोम्स: इस पौधे की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यह वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण कार्य करता है। कोशिकीय पंजर: यह प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु का जाल है जो पूरे कोशिका द्रव में फैला रहता है।
यह एक संरचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति बनाए रखते हैं। परागस्पर्शोम, यह संरचना पौधे में परागीय श्वसन में मदद करता है। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का भी उत्पादन होता है। माइक्रोट्यूबुलस, ये छोटी छोटी नलिकाकार संरचना है जो पूरे कोशिका द्रव में फैली रहती है। यह संरचना कोशिका को गति कराने में सहायक होती है। केंद्रक, सभी जीवित कोशिका के कोशिका द्रव में मध्य गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार तथा अंडाकार आकृति के अलावा वृक्क, किडनी आकृति जैसे घोड़े के पैर आकृति जैसा भी हो सकता है। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ कोशिका में केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी कोशिका है जिनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता। केंद्रक की आकृति कोशिका के क्रिया पर निर्भर करता है। केंद्रक झिल्ली, यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। दोहरी परत झिल्ली के बीच जगह पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत अंतर्जालिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों में कोशिका द्रव तथा केंद्रक के बीच पोषण पदार्थ में आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव, केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को ही केंद्रक द्रव कहते हैं। इस द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, DNA तथा RNA पाए जाते हैं। क्रोमैटिन जाल, केंद्रक जाल में महीन धागों का बना जाल क्रोमैटिन जालिका कहलाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, DNA तथा RNA से मिलकर बना होता है। केंद्रक द्रव में क्रोमैटिन जालिका दो तरह के होते हैं। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं, तथा एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त रहता है जिसे हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेटेरोक्रोमैटिन निष्क्रिय रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र कहा जाता है। केंद्रिका, केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना के द्वारा की गई। केंद्रिका में RNA का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य एवं गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक के कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका, अब तक कोशिका के बारे में जितनी भी जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं वे विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है जो सभी पौधा तथा जंतु में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए हैं उनकी कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं होते। उनमें कई कोशिका संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जीवाणु में इसी तरह की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका है, इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है।
प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्जालिका का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी संरचना मौजूद रहती है। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं तथा डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, परंतु वह सेलुलोज की बनी नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट और एनिमल कोशिका। पादप तथा जंतु दोनों ही कोशिका यूकैरियोटिक है। लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती है। कुछ कोशिकीय संरचना को दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिका के अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसके कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका में वृद्धि कोशिका के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित रहती है। पादप कोशिका में लौक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लौक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में राजधानी काफ़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की राजधानी काफ़ी छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में सिलिया जैसी प्रचलन अंगों का निर्माण नहीं होता। सिलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। विसरण और परासरण। पोषक पदार्थों में सजीवों का प्रत्येक कोशिका में पहुंचना तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य हेतु सजीवों में परिवर्तन तंत्र बने होते हैं। पदार्थों में परिवहन से विसरण तथा प्रसारण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विसरण तथा प्रसारण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होती है। विसरण द्रव, गैस तथा विलेय कणों तथा उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाते। विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं जहां उन अणु की सांद्रता कम होती है। प्रत्येक पदार्थ विसरण उसी तंत्र सिस्टम में होते हैं वाले अन्य पदार्थों का विसरण पर निर्भर नहीं करता, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ में स्वतंत्र होता है। विसरण के उदाहरण। विसरण द्वारा गैसों O2, CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पसंचरण में विसरण द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। इत्र किसी कमरे में खोखले पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती रहती है। स्वच्छ जल से भरे बर्तन इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। यह विसरण द्वारा ही होता है। परासरण की प्रक्रिया जल विलायक के अणु पर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण द्वारा जल अर्धपारगम झिल्ली से होकर
तब तक गमन करते हैं जब तक अर्धपरागम झिल्ली के दोनों तरफ जल की मात्रा संतुलित न हो जाए। प्रसरण दाब। प्रसरणी दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपरागम झिल्ली से होने वाले जल या विलायक के गमन को रोक देता है। प्रसरण दाब विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं का सीधा समानुपाती होता है। प्रसरण के उदाहरण। प्रसरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिका में जल का संचलन प्रसरण द्वारा ही होता है। प्रसरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्थिर रहते हैं जिससे वह अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। पौधे के पत्तियों में पौधे के विभिन्न खाद्यों के खाद्य पदार्थ का वितरण प्रसरण के द्वारा ही होता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र खुलने तथा बंद होने के प्रसरण की मुख्य भूमिका होती है। प्रसरण तथा कोशिका के साथ संबंध। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है जिनकी अपनी एक निश्चित प्रसरणी दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन की तुलना 3 प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिणाम निकल कर सामने आते हैं वह इस प्रकार है। समपराशरी विलयन। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है उससे समपराशरी विलयन कहा जाता है। समपराशरी विलयन के कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्प प्रसारी विलयन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रसरण दाब कोशिका रस में कम होती है उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगता है जिसके कारण कोशिका के आकार और वजन बढ़ जाते हैं। अल्प पराशरी विलयन में जल का कोशिका में प्रवेश करना अतः प्रसरण कहलाता है। अति प्रसारी विलयन। ऐसा विलयन जिनकी सांद्रता एवं प्रसरण दाब कोशिका से अधिक होता है उसे अति प्रसारी विलयन कहते हैं। अति प्रसारी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल निकाल कर बाहर आ जाते हैं जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन घट जाता है। अति प्रसारी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकालना बाह्य प्रसरण कहलाता है। बाह्य प्रसरण के कारण कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद जीव द्रव संकुचित होकर कोशिका के एक कोने से कोशिका झिल्ली तथा द्वारा घिरी हुई नजर आती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद। अंतःशोषण। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विषाणु है जिसमें गोंद स्टार्च जिलेटिन लकड़ी सूखे बीज जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। सक्रिय परिवहन। जब पदार्थों के हस्तांतरण में ऊर्जा खर्च होता है तो इस परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। निष्क्रिय परिवहन। जब पदार्थों का परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। एंडोसाइटोसिस। एक कोशिकीय जीव की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य में एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जीव द्रव विकुचन। जीव द्रव विकुचन कोशिका को अगर अल्प प्रसारी विलयन में रख दे तो अतः प्रसरण के कारण जीव द्रव पुनः अपने पहले वाले स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रक्रिया को जीव द्रव विकुचन कहते हैं। कोशिका विभाजन। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत से यह स्पष्ट हुआ था कि नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होता है और इसके केंद्रक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पुराने अथवा पैतृक कोशिका से नए अथवा संतति कोशिका का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन पर ही निर्भर करता है क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा ही
नई कोशिका बनता है, पुनः कोशिका का समूह बनता है, अंततः जीव का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है: असूत्री, समसूत्री तथा अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन, इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है, फिर बीच से टूटकर 2 भागों में बंट जाता है। इस तरह एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव का 2 भागों में विभाजन होता है और प्रत्येक भाग एक एक केंद्रक को घेर कर 2 कोशिकाएं बना लेती है। असूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है और न ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, इस कोशिका विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। यह कोशिका विभाजन जंतु तथा पौधे के काई की कोशिका में होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के 2 अवस्था: कैरियोकिनेसिस, इस अवस्था में कोशिका के केंद्र का विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस अथवा अवस्था 4 अवस्था से गुजरकर समाप्त है। यह 4 अवस्था क्रमिक रूप इस प्रकार है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में इसका क्रम दे देगा, इसको क्रम से सजाइए, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। साइटोकिनेसिस, इस अवस्था में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। यह अवस्था क्रेनियोकिसिस के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। इस अवस्था पौधे तथा जंतु में एक समान रूप से नहीं होती है। जंतु कोशिका में टेलोफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव बोचों बीच अंदर धंसकर 2 भागों में बंट जाता है। पादप के कोशिका द्रव अंदर की ओर धंसकर विभाजित नहीं होती है। पादप के कोशिका द्रव के मध्य एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद सेल प्लेट के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बन जाती है और अंततः कोशिका द्रव 2 हिस्सों से विभाजित हो जाती है, 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है। इस तरह कैरियोकिनेसिस तथा साइटोकिनेसिस अवस्था के बाद एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं और प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। नए बने कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी जनक कोशिका में होती है। जीवों में पुनरुद्भवन तथा घावों का भराव इसी कोशिका का विभाजन के फलस्वरूप होता है। असूत्री विभाजन, यह विभाजन जनन कोशिका के परिपक्व हो जाने पर होता है। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक जैसे शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका बनते हैं, जो जनन की प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण के में संपन्न होता है। पहला चरण को रेडुक्शन डिवीजन या मेइओसिस प्रथम कहा जाता है। दूसरा चरण में हेमोटाइपिक डिवीजन या मेइओसिस 2 कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन रिडक्शन डिवीजन या प्रथम विभाजन निम्न अवस्था से गुजरकर पूर्ण होती है: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन के रिडक्शन डिवीजन प्रथम चरण प्रोफेज प्रथम अवस्था निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है: लेप्टोइन,
जाइगोटिन, पाइटिन, पिपलोटेन, डियाकिनोसिस। इसको थोड़ा आप हिंदी में कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ा बहुत कम आती है। रिडक्शन डिवीजन समाप्त होने पर कोशिका द्वारा विभाजन होकर दो अनुजात कोशिका बनाता है। दो कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है परंतु अगुणित होती है। मेरियोसिस 2 अवस्था मिटोसिस डिवीजन के तरह ही संपन्न होती है। इस तृतीय चरण में निम्नलिखित अवस्था होती है: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। मेयोसिस 2 संपन्न होने पर भी दो नए कोशिका बनाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान परंतु अगुणित होती है। मियोसिस डिवीजन के दो चरण समाप्त होने पर एक कोशिका के 4 कोशिका का निर्माण होता है। मियोसिस डिवीजन से बने अगुणित कोशिका हाप्लोइडिक सेल निषेचन के दौरान आपस में मिलकर जाइगोट, इगमज या द्विगुणित कोशिका डियोड सेल में बदल जाता है। इस तरह गुणसूत्र में आपस में मिलने पर उनमें नवीनतम आती है जो सजीव में विभिन्नता उत्पन्न करने में यही विभिन्नता पृथ्वी पर विकासवाद का कांचा पदार्थ है। ऐसे हैं वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।